हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर एक्स सर्कल। माय नेम इज अवनीश तिवारी। आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन ये लेक्चर शूट हो रहा है और आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने घर को भी रोशन बनाइए, साथ ही साथ पढ़कर अपने फ्यूचर को भी रोशन बनाइए, यही मेरी कामनाएं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग का एक रिवीजन प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे थे। इसमें हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हमें पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, साथ ही साथ यूनिट सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। याद रखना बच्चों, ये जो पार्ट है ये बहुत ही बेसिक पार्ट है पूरे इस सॉलिड स्टेट का। अगर ये पार्ट आप लोग से छूट जाता है तो याद रखिएगा ये आपका बेस है। अगर बेस कमजोर हो गया तो आगे की चीजें यानी सॉलिड स्टेट में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी ये समझ में नहीं आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट जालक बिंदु। जालक बिंदु, आइए पढ़ते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जालक बिंदु लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में जिस स्थान पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं उन स्थान को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको रख लिया कान पे। अब बताइए, अब मार्कर है, मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब कहां पे रखा है? कनवा पे रखा है, कान पे रखा है। तो आप बताना इसका जालक बिंदु क्या होगा? कान। अब अगर मान लो इससे मैं हाथ के हथेली पे ले लिया तो इसका जालक बिंदु क्या होगा बेटा? बोलो, हथेली। तो आइए इसी आधार पे पढ़ते हैं जालक बिंदु किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में वह स्थान जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं उस स्थान को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब लैटिस पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल्स बताया था। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 होते हैं इस दुनिया में। पहला क्या? एटम, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा आयंस पाए जाते हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो लैटिस पॉइंट को हमें समझने के पहले हमें क्यूब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आइए हम क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब क्या होता है आइए इसके बारे में देखते हैं। क्यूब, यहां पर आओ हम लोग क्यूब बनाते हैं। आप लोग बनाना सीख जाना क्योंकि हर एक बार हमें क्यूब बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका क्या बन रहा है? बोलो, क्यूब। क्यूब में इन भुजाओं को यहाँ पे मिला दिया, खिचक खिचक, यहाँ से यहाँ खिचक खिचक, यहाँ से हमारा क्या बन गया? क्यूब। ध्यान से देखो, ये हमारा क्यूब बन गया, बन के तैयार हो गया है। अब क्यूब में क्या क्या पाए जाते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एजेस पाए जाते हैं, कितने फेस पाए जाते हैं यानी कितने कोने पाए जाते हैं, कोने यानी कोपचा, कितने कोने पाए जाते हैं, साथ ही साथ कितने भुजाएं पाए जाते हैं, साथ ही साथ कितने फेस पाए जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आइए पढ़ते हैं। अगर कॉर्नर को देखेंगे तो इसमें टोटल 8 कॉर्नर पाए जाते हैं इस क्यूब में। पहला ये कॉर्नर पाया गया, आइए मैं इसे डार्क कर देता हूं, पहला कॉर्नर। फिर उसके बाद ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर। आप लोग को दिख रहा है कि ना दिख रहा हो? चश्मा लगाई लो। अब यहां पर 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और ये हमारा लास्ट वाला हो गया 8 कॉर्नर। यानी एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। कितने कॉर्नर? 8। आइए इसे हम लोग लिखते चलते हैं कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर पाए जाते हैं। एक क्यूब में अगर एक क्यूब होगा, क्यूब को हम लोग बोलते हैं घन। एक घन में 8 कॉर्नर पाए जाते हैं, 8 कोने उपस्थित होते हैं। कितने कोने उपस्थित होते हैं? 8 कोने उपस्थित होते हैं।
अब इसके बाद इसमें भुजाएं किसे कितनी पाई जाती हैं? भुजा किसे कहते हैं गुरुजी? तो दो कॉर्नर को आपस में मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। आइए देखते हैं पहला कॉर्नर, और इसका नंबरिंग कर देते हैं, पहला कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर, इनको मिलाने वाली ये जो ब्लू कलर की भुजा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यही भुजा कहलाती है। यानी दो कॉर्नर को आपस में मिलाने वाली लाइन को भुजा कहते हैं। आइए इसका मैं एक नमूना लेके आया हूं बना के, आइए इसे हम लोग समझते हैं कि कॉर्नर कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास देखना, हमारे पास ये क्यूब पाया गया। इस क्यूब में देखेंगे तो कॉर्नर और गिनते हैं। ये ग्रीन कलर की बॉल कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी ग्रीन कलर की बॉल कॉर्नर को बता रही है, ये भी ग्रीन कलर की बॉल कॉर्नर को बता रही है, ये भी ग्रीन कलर की बॉल कॉर्नर को बता रही है। तो यानी आगे की तरफ टोटल कितने कॉर्नर पाए गए? 4। इसी के पीछे कुछ इस प्रकार अगर देखेंगे तो पीछे की तरफ भी कितने कॉर्नर आपको दिखाई देंगे? 4, जो ऑरेंज बॉल से मैंने यहां पे क्यूब में दिखाया है। तो आपके एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। 4 4 8। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर दो कॉर्नर को आपस में मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं, एड्ज कहते हैं। यहां से देखिएगा, पहली बॉल यानी पहला कॉर्नर, दूसरी बॉल दूसरा कुप्चा, इन दोनों को भैया क्या किया? आपस में मिला दिया। मिलाने से एक रेखा बनी, यही रेखा क्या है? भुजा है। आइए भुजा को गिनते हैं। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाया, पहली भुजा, दूसरे को तीसरे से मिलाया, दूसरी भुजा, तीसरे को चौथे से मिलाया, तीसरी भुजा, और चौथे को पहले से मिला दिया। 4 भुजाएं आगे की तरफ आपको दिखाई दे रही। इसी प्रकार 4 भुजाएं आपको पीछे की तरफ दिखाई देंगी। आप इधर देखिएगा, ऑरेंज बॉल में 1 2 3 और 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। 4 4 8 भुजाएं हो गई। और इन भुजाओं को, इन ग्रीन बॉल को और ऑरेंज बॉल को आपस में जोड़ने के लिए 4 और भुजाएं आती हैं। 1 2, पीछे की तरफ 3 और उसके बाद 4। ये 4 भुजाएं और आते हैं। यानी सर हमारे पास टोटल भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 12। कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? 12 भुजाएं पाई जाती हैं। आइए इस बात को हम लोग क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं कितनी भुजाएं हमारे पास पाई जाती हैं। तो हमारे पास पहला हमने पॉइंट देखा कि हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर पाए गए, और दूसरा हमने देखा कि हमारे पास एड्स कितने पाए जाते हैं। एड्स यानी भुजाएं कितनी पाई जाती हैं। तो टोटल हमारे एक क्यूब में कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? 12 भुजाएं पाई जाते हैं। इस बात को याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हमें कॉर्नर में देखना है फेस कितने बनते हैं। आइए इसको समझते हैं। फेस यानी दीवार। समझना, आप लोग रूम को इमेजिन करो। किसको? रूम को। जिस कमरे में बैठ के अवनीश सर का लेक्चर देख रहे हो, उस कमरे को इमेजिन करो। अब बोलोगे सर हम तो छत के नीचे हैं ही नहीं, मढ़ई में हैं, तब रूम का इमेजिन कैसे कर? अरे समझ लो बे कि आप लोग रूम में बैठे हो या क्लासरूम में बैठे हो, ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हो। अब ध्यान से देखना, आप जब बैठे होगे तो आपके सामने एक दीवार होगी, एक सामने वाली दीवार, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेस। और दीवार कितने कॉर्नर को जोड़ती होगी? 4 कॉर्नर को जोड़ती होगी। आइए इसको मैं दिखाता हूं इस प्रकार। ये मान लो हमारे पास क्यूब है, ये कितने कॉर्नर को जोड़ेगी? टोटल 4 कॉर्नर को जोड़ती है ये भुजा। यहां से यहां 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 और 4 कॉर्नर में ये जो आपके सामने की तरफ बना, ये सब आपके क्या हैं? फलक हैं, फेस हैं। फेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दीवार। तो फेस क्या होता है? आइए गिनते हैं एक क्यूब में कितने फेस होते हैं। इमेजिन करना, अच्छा सर जी गुरुजी ने बताया था कि जिस कमरे में बैठे हो उसी में फीलिंग लेना, कहीं बाहर नहीं लेना है। आइए देखते हैं। इमेजिन करो, आपके सामने एक दीवार होगी, सामने वाली 1, पीछे वाली 2, बगल वाली 3, अगल वाली 4, ऊपर वाली 5 और नीचे वाली, टोटल मिलाकर 6 भुजाएं 6 फलक पाए जाते हैं।
तो यानी सर एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर पाए जाते हैं, 12 भुजाएं पाए जाते हैं और इसमें टोटल आपके 6 फेस पाए जाते हैं, 6 फलक पाए जाते हैं और फलक आपस में 4 कॉर्नर से मिलकर बना होता है। 4 कॉर्नर को क्या करेगा, आपस में जोड़ता है। आइए इस पॉइंट को हम लोग यहां पे रख देते हैं और समझते हैं। ध्यान सुनना, तो आपका तीसरा पॉइंट, एक क्यूब में और क्या पाया जाएगा, एक क्यूब में टोटल फेस यानी फलक, टोटल फलक की संख्या पाई जाती है कितना, 6। यानी सर एक क्यूब में 8 कॉर्नर, बेटा बोलो फेफड़ा फाड़ के निकाल देना है और गले से जब तक खून ना फेंक दो समझ लो आपने पढ़ाई नहीं की। फेफड़ा प्लस दिमाग, फेफड़ा और दिमाग का यूज करो, आपको सब कुछ आएगा इस दुनिया में, कुछ इंपॉसिबल नहीं है। किसका, फेफड़ा और दिमाग। मैं एक बार रील्स देख रहा था, एक बच्चा फेफड़ा फाड़ फाड़ के बोले जा रहा था, साथ में उसके बच्चे भी साथ दे रहे थे। वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। आप लोग छोटे होने पर इमला आपसे कहा जाता है, इसलिए फेफड़ा प्लस दिमाग, फेफड़ा और दिमाग का यूज करिए, आपको सब कुछ आएगा। आइए सुनते हैं, बोलो एक क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8। एक क्यूब में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 12। एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, कितने फलक, कितनी दीवारें पाए जाते हैं, 6 दीवारें पाए जाते हैं। याद रखना, अगल वाली, बगल वाली, सामने वाली, पीछे वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, टोटल 6 फलक पाए जाते हैं। इतना याद रखना और उसके बाद हम लोग पूरे सॉलिड स्टेट को बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए नंबरिंग करते हैं। यहां पर 2 कॉर्नर, यहां पर 3 और ये 4, फिर 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 कॉर्नर पाए गए। अब इसके बाद, अब ये तो क्यूब की बात हो गई, लेकिन सर लैटिस पॉइंट क्या होता है, आइए समझते हैं। लैटिस पॉइंट किसी क्रिस्टल सिस्टम में जिस पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे होते हैं उस पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। क्या है, जिस पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। आइए सुनते हैं सर। अब जैसे पॉइंट कहां पे है, सुनना, इस आपके क्यूब में देखेंगे कॉर्नर पे आपका गेंद रखी गई है। सुनना, कॉर्नर पे गेंद रखी गई तो कॉर्नर पे मान लो एटम, मॉलिक्यूल या आयंस है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो कॉर्नर भी आपका एक क्या है, लैटिस पॉइंट। आइए फिर मैं एक क्यूब को उठाता हूं और क्यूब से आपको चीजों को रख रख के क्या करता हूं, दिखाता हूं। सुनना, मैंने एक क्यूब लिया है, इस क्यूब को ध्यान से समझना और सुनो। इस क्यूब में मैंने कुछ बॉल्स भी लिए हैं। आइए पहले इसको समझाते हैं, फिर बॉल्स को दिखाते हैं। इस क्यूब में आपके इस स्थान पर क्या रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मान लीजिए यहां पर एटम रखा है, यहां पर भी एटम रखा है, यहां पर भी एटम रखा है, यहां पर भी एटम रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो गेंद रखी है ग्रीन वाली और ऑरेंज वाली कहां पर रखी है, आप डंके की चोट से कहोगे सर ये सभी गेंद कॉर्नर पर रखी हुई हैं। हाँ, ये अगर कॉर्नर पर रखी हुई हैं तो यह इस गेंद के लिए क्या है, लैटिस पॉइंट, यानी कॉर्नर एक लैटिस पॉइंट है इस गेंद के लिए। उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो सकते हैं, तो कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए क्या है, लैटिस पॉइंट माना जाता है। इसी प्रकार अगर ये आपके गेंद इन दोनों फेस के इर्द पर, इन दोनों कॉर्नर के जो इर्द है, जो भुजा है उस पर रखा हो, उसके सेंटर पर रखा हो, तो भी क्या है, लैटिस पॉइंट। कुछ इस प्रकार। ओह गिर गया, सुनना, चुरा के लाया हूं, बच्चे का रो रहा था, फाड़ भी दिया हूं, देखो। अब यहां पर इसको ऐसे मैंने क्या कर दिया, लगा दिया। सुनना, अब ये जो
येलो कलर की बाल दिख रही है, ये कहां पे लटकी हुई है? दोनों कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा भुजा के बीचों बीच लटकी हुई है, यानी सर एड्स के सेंटर पे रखी हुई है। इसका मतलब क्या है? यानी एड्स सेंटर भी एक क्या है? लैटिस पॉइंट है। एड्स सेंटर भी लैटिस पॉइंट है, क्योंकि यहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे गए हैं। अब अगला देखना, अब ये भी क्या क्या हो लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट कॉर्नर हो सकते हैं, लैटिस पॉइंट एड्स सेंटर हो सकते हैं। अब ये क्या करो, इस बॉल को ये सामने की तरफ फेस पाई जाती है, आप फेस पे क्या कर सकते हो? फेस के सेंटर में रख सकते हो, यानी लैटिस पॉइंट क्या होगा? फेस का सेंटर पाया जाएगा। यानी किसी दीवार में ले जाओ बॉल को, घुसेड़ दो, आधा बॉल दीवार के इस तरफ दिखेगा, आधा बॉल दीवार के उस तरफ दिखेगा। इसका मतलब क्या है? जो दीवार के बीचों बीच में जब घुसेड़ेंगे, यानी फलक के बीचों बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फेस सेंटर भी एक क्या है? फेस सेंटर भी एक क्या है? लैटिस पॉइंट। अब इसे क्या कर सकते हैं? तो लैटिस पॉइंट कौन कौन से हो गए? लैटिस पॉइंट आपके पहला हो गया कॉर्नर, दूसरा एड्ज सेंटर, तीसरा फेस सेंटर पाए जाते हैं। और मैं एक बड़ी बॉल लेके आऊं, और एक बच्चे का क्या सुना, ये बड़ा सा है। अब अगर ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस क्यूब के बीचों बीच उपस्थित हो, कहां पर? बीचों बीच, बेटा बोलो, कहां पर उपस्थित हो? बीचों बीच में। इसका मतलब बीचों बीच का मतलब क्या है सर? कि बॉडी सेंटर है। क्या है? बॉडी सेंटर। इसका मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी क्यूब के मध्य में रखा हो, बॉडी सेंटर पे रखा हो, तो वह भी क्या है? लैटिस पॉइंट है। हाँ, ये लैटिस पॉइंट। तो आइए, तो कितने लैटिस पॉइंट हो गए हमारे पास? हमारे पास टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे? 4। इट मे बी कॉर्नर, इट मे बी एड्ज सेंटर, इट मे बी फेस सेंटर, इट मे बी बॉडी सेंटर। 4 आपके लैटिस पॉइंट पाए जा सकते हैं इस क्यूब के अंदर। तो आपके कौन कौन से होते हैं? फिर एक बार बोलो, या तो कॉर्नर हो सकता है, या तो भुजा का केंद्र हो सकता है, या तो फलक का केंद्र हो सकता है, या तो इस क्यूब का घन का केंद्र हो सकता है, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर कहते हैं। आइए इसको रखते हैं, फिर आगे हम आपको 3D डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। सुनना, अब यहां पर क्या है, आप लोग देखना, यहां पर एक क्यूब बना है, कॉर्नर आप देख रहे हो, भुजा भी आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पर फेस क्या है? फेस 4 भुजा को मिलाकर एक फेस का निर्माण होता है। मैं इसे थोड़ा डार्क करता हूं, ये ऊपर वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये 4 क्या हैं? भुजाओं को मैंने जोड़ दिया, तो यहां पर एक फेस का क्या हो गया? निर्माण। ये जो फेस का सेंटर है, ये फेस का सेंटर भी क्या है? लैटिस पॉइंट। कॉर्नर भी क्या है? लैटिस पॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं सर? आइए इसके पहले डिफिनेशन लिखते हैं। वह स्थान, सिंपल और सटीक भाषा में, वह स्थान जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे होते हैं, उससे पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। सिंपल। यानी सर अगर मैं इसको आपके सर पे रख दूं, तो क्या ये लैटिस पॉइंट है? हाँ, ये लैटिस पॉइंट है, कुछ और नहीं बल्कि क्या है? लैटिस पॉइंट। आइए देखते हैं। अब यहां पर मैंने लैटिस पॉइंट को गिनाया था, कितने होते हैं? बोलो, 4। भूलना मत, नहीं बहुत मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। ध्यान सुनना, पहला क्या हो सकता है? बोलो, कॉर्नर। और कॉर्नर हो सकता है लैटिस पॉइंट। टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8। दूसरा क्या हो सकता है? आइए बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है एड्ज सेंटर। एड्ज का मतलब भुजा, भुजा सेंटर, भुजा के केंद्र पर एड्ज सेंटर। और एड्ज सेंटर टोटल कितने होते हैं? 12। अरे 12 भुजाएं, तो 12 भुजाओं का तो केंद्र होगा ना, तो 12 भुजाएं, तो 12 एड्ज सेंटर पाए जाते हैं। उसके बाद यहां पर हमारे एड्ज सेंटर के बाद आता है क्या? फेस सेंटर। दीवार, फेस का सेंटर,
कितने होते हैं फेस? 6। तो फेस सेंटर भी कितने होंगे? 6। इसके अलावा हमारे पास क्या और पाया जाता है? हमारे पास पाया जाएगा बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर किसी क्यूब में केवल व केवल कितना होता है? 1 होता है। जैसे इस दुनिया में केमिस्ट्री समझाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं। आइए, बोलोगे सर जी अपने मुंह से अपना ही बखान कर रहे हैं। आओ देखते हैं बॉडी सेंटर। क्या देखेंगे? बॉडी सेंटर। बोलो सर जी हंसते हुए आप बंदरिया लगते हैं। अबे बंदरिया ना बोलना, ये लड़कियों का करेक्टर होता है। बॉडी सेंटर टोटल कितनी पाए जाते हैं? 1 पाए जाते हैं। तो आपका लेटेस्ट पॉइंट कौन कौन से हो गए? 8 कॉर्नर, 12 एड सेंटर, 6 फेस सेंटर और आपके बॉडी सेंटर पाए जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेस्ट पॉइंट। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो ये आपको याद रखना लेटेस्ट पॉइंट क्या होते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे धीरे से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। लेटेस्ट पॉइंट समझने के बाद आगे देखते हैं यूनिट सेल का निर्माण कैसे होगा। लेटेस्ट पॉइंट आपस में मिलकर यूनिट सेल का निर्माण करता है। कैसे? और इस बात को हम लोग समझते हैं, लेकिन हमें जगह चाहिए, इसलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो लेटेस्ट पॉइंट से क्या बनेगा? यूनिट सेल। और कैसे बनेगा इस बात को हम लोग को समझते हैं। ध्यान सुनो। अच्छा यहां पे आ देख लेते। मान लीजिए हमारे पास, आप लोग को पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे जाते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में रखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था बॉयज की रो, गर्ल्स की रो, बॉयज की रो, गर्ल्स की रो। आओ देखते हैं। मान लो मैं जो ग्रीन डॉट्स बना रहा हूं एक किसकी रो है? बॉयज। ये भी किसकी रो है? बॉयज। ये भी किसकी रो है? थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। बॉयज, बॉयज, बॉयज और बॉयज की रो पाएगी। एक और बना देते हैं, किसकी रो पाएगी? बॉयज। चलो अब इसके बाद गर्ल्स की रो बनाते हैं। गर्ल्स, यहां पर भी गर्ल्स, रेड एरिया, रेड अलर्ट है भैया, देख लेना। गर्ल्स, गर्ल्स और गर्ल्स पाएंगे। फिर उसके बाद किसकी रो पाई जाएगी? डेफिनेट पैटर्न है तो फिर किसकी रो पाई जाएगी? बॉयज की। बॉयज, बॉयज, बॉयज और बॉयज, और साथ में फिर किसकी? बॉयज की, और लास्ट में भी किसका? बॉयज का। फिर आगे चलते हैं, फिर इसी प्रकार देखते हैं। फिर किसकी रो पाई जाएगी? गर्ल्स, गर्ल्स, और बनाते चलते हैं भैया। देखते जाना, पलक ना झपकाना, नहीं तो नंबर में आपकी कटौती हो जाएगी। लल्ला लल्ला लोरी गाते रहना, क्योंकि कचौड़ी मिलना है। दिखाई दे रहा है? एक लाइन और बनाते हैं गर्ल्स की। बस बुरा न मानना, दीपावली है। आप लोग को पता है यूपी बोर्ड का पेपर टॉप करना बहुत आसान है। कुछ नहीं, मेरा नाम ले लो, पेपर फाड़ के चले आओ। वो लोग सर ऐसा होता तो आप कहां से कहां पहुंच गए होते। आओ देखते हैं। अब यहां पर मैंने डेफिनेट पैटर्न बना दिया। अब डेफिनेट पैटर्न में कौन उपस्थित है? आप लोग को पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा डेफिनेट पैटर्न में पाए जाते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, इसमें कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन मैंने यह भी बताया था इस दुनिया में कोई भी सॉलिड 100% क्रिस्टलाइन नहीं हो सकता, न ही 100% एमॉर्फस हो सकता है। क्रिस्टलाइन में अमॉर्फस के गुण पाए जाएंगे और एमॉर्फस में क्रिस्टलाइन के गुण पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? मैंने इस ग्रीन डॉट्स को आपस में मिला दिया। ये जब ग्रीन डॉट्स को आपस में मिलाया तो क्या बन गई? एक भुजा बन गई। फिर इस ग्रीन डॉट्स को मैंने आपस में फिर मिला दिया, दूसरी भुजा बन गई। फिर इसको मिला दिया, तीसरी भुजा, फिर उसके बाद चौथी भुजा। 4 भुजा बन गई तो एक फेस का क्या हो गया? निर्माण हो गया। फिर इसी प्रकार मैंने क्या किया? आगे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा।
अब यहां पर 4 ग्रीन डॉट्स को मिलाने पर एक भुजा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता। अब यहां पर रेड भी हैं और रेड को आपस मिलाते हैं तो यहां पर ये और ये और ये और ये कितने हो गए, 4। अगर इन सबको आपस में मिला दें, कुपचे कुपचे को मिला दें, तो आपका क्या देखोगे सर, एक क्यूब का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। कितने क्यूब का निर्माण हुआ, एक क्यूब का निर्माण हुआ। अब एक क्यूब का निर्माण हुआ, आगे इसी प्रकार हम लोग इसको आगे फिर मिलाते हुए हैं, फिर इसको आगे मिलाएंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर उसके बाद रेड वाले को मिला दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर कुपचे कुपचे को आपस में क्या कर दो, मिला दो। आपको दिख रहा होगा आपके नैनों से कि यहां पर एक क्यूब के बाद दूसरे क्यूब का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अच्छा, आगे अगर दिखा दें तब भी वही क्या होगा, क्यूब का निर्माण होगा। आइए फिर उसके बाद रेड को मिलाते हैं, रेड को रेड से, रेड को रेड से, रेड को रेड से, फिर उसके बाद ग्रीन को ग्रीन से मिलाते हैं, तो यहां पे ग्रीन को ग्रीन से, ग्रीन को ग्रीन से, ग्रीन को ग्रीन से, फिर आपस में क्या करते हैं, इनके कॉर्नर को मिला देते हैं। आइए इनके कॉर्नर को मैंने क्या किया, आपस में मिला दिया। जब इनके कॉर्नर को आपस में मैंने मिला दिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्यूब है बार बार ऐसा लग रहा है सर कि बार बार ये पूरे क्रिस्टल में रिपीट हो रहा है। यानी यह क्यूब बार बार पूरे क्रिस्टल सिस्टम में बार बार रखा जा रहा है, एक के बाद एक रखा जा रहा है, यह क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग समझना क्या होते हैं यूनिट सेल। कोई भी छोटी सी इकाई जो पूरे क्रिस्टल सिस्टम में बार बार रिपीट होती है, उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, यूनिट सेल। आइए देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई कोशिका। आइए, इकाई कोशिका। इकाई कोशिका वह छोटा से छोटा भाग जो पूरे क्रिस्टल सिस्टम में बार बार रिपीट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। आइए इसको समझाने के लिए भी मैं एक आपके लिए लाया हूं मॉडल। आइए इसको हम लोग मॉडल के द्वारा समझते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने बच्चे का चुराक लाया है। देख सुनना, मेरे पास ये क्यूब्स हैं, मैंने क्यूब्स को ले लिया। अरे यार रख लो। अब मेरे हाथ के हथेली पे एक क्यूब रख लिया मैंने। कितना क्यूब, एक के बाद फिर मैंने दूसरा क्यूब रख लिया ऊपर, दूसरे के बगल में तीसरा रख लिया और तीसरे के बगल में चौथा रख लिया। तो आप लोग को दिख रहा होगा सर कि जो क्यूब है बार बार क्रिस्टल सिस्टम में रिपीट हो रहा है। ये जो क्यूब है बार बार क्रिस्टल सिस्टम में रिपीट हो रहा है। एक क्यूब, दो क्यूब, 3 क्यूब, उसके बाद 4 क्यूब और 5 क्यूब, यानी ये पूरा का पूरा क्यूब बार बार क्रिस्टल सिस्टम में रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो क्रिस्टल सिस्टम बना है इसी क्यूब से मिलकर बना हुआ है। तो अगर कोई छोटा से छोटा भाग जो पूरे क्रिस्टल सिस्टम में बार बार रिपीट होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आप लोग का घर बना होगा, आप लोग देखे होंगे, कोई विदेश से तो आए नहीं हो कि आप लोग नहीं देखे हो। ध्यान सुनना, जब घर बनता है तो जो राजगीर होता है छोटी छोटी ईंटों से ईंटों को जोड़कर एक रूम का निर्माण करता है और रूम आपस में मिलकर बिल्डिंग का, हाउस का निर्माण करते हैं। तो जो छोटे छोटे ईंट या रूम हैं ये क्या कहलाते हैं, इकाई सेल। क्योंकि रूम के बाद रूम, रूम के बाद रूम, रूम के बाद रूम आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। इसका मतलब रूम एक इकाई कोशिका है जो बार बार बिल्डिंग में रिपीट हो रही है और रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपका क्या है, यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल जो ऐसा भाग क्रिस्टल सिस्टम का जो बार बार, एक चीज और बोलना, मुझे लगता है ऐसा बोलना चाहिए, कंपटीशन में जब हम पढ़ाते हैं तब ऐसा बोला जाता है,
वह 3D छोटा से छोटा भाग, 3D 2D मत बोलना, 3D बोलना ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी भी नेचर में चीजें प्रेजेंट होती हैं सब क्या होते हैं 3D। वह 3D भाग, क्यूब क्या है 3D, वह 3D भाग जो बार बार क्रिस्टल में रिपीट होता है, उस छोटे से भाग को हम लोग यूनिट सेल, इकाई कोशिका कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इकाई कोशिका क्या है? इकाई कोशिका जब आपस में मिल जाती है कई इकाई कोशिका, तो आपस में मिलकर ये इकाई कोशिका क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? क्रिस्टल लैटिस का आपस में क्या करते हैं? निर्माण। आप देखो इसमें कई इकाई कोशिका पाई गई, देखो टूट गया। इसमें कई इकाई कोशिका क्या होते हैं? पाई जाती हैं। तो जो आपके क्रिस्टल में बार बार रिपीट होगा, और रिपीट होने के बाद ये जो पूरा आपका सिस्टम बना है, इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो आइए हम लोग को समझ में आ गया कि आपका लैटिस पॉइंट क्या होते हैं और यूनिट सेल क्या होते हैं। यूनिट सेल आपस जब आप बहुत सारी जुड़ जाती हैं तो उससे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसे स्पेस लैटिस भी कहते हैं, स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। तो आपके क्या हो गए? आपके टोटल 3 पॉइंट को हमने पढ़ लिया। लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। आप लोग को पता चल गया। तो आइए आगे चलते हैं कि ये जो आपके यूनिट होते हैं कितने टाइप के होते हैं। यूनिट सेल, सर सभी यूनिट सेल की आकृति क्यूब जैसे नहीं होती, किसी का हेक्सागोनल होता है, किसी का अन्य अन्य प्रकार का होता है। तो आइए पढ़ते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। यूनिट सेल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में, फिर उसके पार्ट बनाते हैं, फिर अलग अलग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका यूनिट सेल कितने, यूनिट सेल के कितने भाग होते हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। मिटा देते हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, बहुत प्यार से आप लोग पढ़ते रहिए। हमारा टारगेट है कि आपका यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन यहीं से आए, और मेरी गारंटी है आप लोग नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं आएंगे। हम आपको सभी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और आप लोग को पता है कि डीआरएस सर्कल एक ऑफलाइन टेस्ट करा रहा है। इस टेस्ट में आप लोग को जरूर से जरूर ज्वाइन होना चाहिए, जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं। यह टेस्ट इसलिए चालू किया गया है क्योंकि बच्चे क्लास 10th में जब थे तो उस समय कोरोना का माहौल था। और कोरोना के माहौल, हमारे प्रधानमंत्री आए और बोले मेरे भाइयों और बहनों, कोरोना के इस काल में हम बच्चों की परीक्षा नहीं ले सकते हैं, और उनका परीक्षा प्रमोट कर दिया गया था उनको। इसलिए बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं, और यूपी बोर्ड के बच्चे बोर्ड एग्जाम से बहुत डरते हैं। लेकिन उसको हलवा बनाने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम है डीआरएस सर्कल ज्वाइंट टेस्ट सीरीज। अपोलो और यूनिवर्सल कोचिंग क्लासेस दोनों साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये ऑफलाइन है, आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा व्हाइट बोर्ड खाली हो चुका है, इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ध्यान सुनना। यूनिट सेल, यूनिट सेल, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका। इकाई कोशिका क्या है? आइए इस यूनिट सेल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। सुन, आप लोग को पता होगा यूनिट सेल वह छोटा से छोटा भाग जो बार बार पूरे क्रिस्टल सिस्टम में रिपीट होता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। तो इकाई कोशिका को आओ हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए पहले आइए थोड़ी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इकाई कोशिका को 2 आधार पे डिवाइड किया गया है। किस आधार पे? आइए मैं इसको एक बार समझा देता हूं। इकाई कोशिका को उसमें पाई जाने वाली भुजा की लंबाई, किसकी लंबाई? भुजा की लंबाई, तथा उन भुजा के बीच तथा फलक के बीच में
बोल सकते हैं फलक के बीच में, फलक के बीच में बने इंटरफेसियल एंगल के अनुसार 4 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पे? उसके जो इंटरफेसियल एंगल है और भुजा की लंबाई के आधार पे, सॉरी, हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 7 भागों में बांटते हैं। 7 भागों में इसे क्या करेंगे? बांटेंगे। और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पे किस पोजीशन पे रखे गए हैं? लैटिस पॉइंट के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं लैटिस पॉइंट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, मतलब क्या है सर? गुरुजी तो इंग्लिशिया में बोलते जा रहे हो, बकते जा रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है? तो जालक बिंदु के आधार पर यूनिट सेल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से धीरे धीरे समझते हैं। पहला, सिंपल क्यूबिक सेल, या इसे हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक सेल कहते हैं। घनीय, साधारण घनीय कोशिका, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण घनीय कोशिका। पहला हमारा पाया जाता है साधारण घनीय कोशिका या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, आद्य घनीय कोशिका। दूसरा हमारे पास पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एफसीसी, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एससी या एससीसी, कभी भी बोल देते हैं, या एससी बोल दोगे तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा हमारे पास पाया जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसे हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनीय कोशिका। इसे शॉर्ट में हम लोग प्यार से इसे हम लोग बोलते हैं एफसीसी। तीसरा हमारे पास पाया जाता है, दूसरे के बाद हमारे पास तीसरा पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम लोग कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसे हम लोग कहते हैं बीसीसी, अंतःकाय केंद्रित घनीय कोशिका। अंतःकाय केंद्रित, काय केंद्रित बोल दो, या अंतर लगाओ या न लगाओ, काय केंद्रित घनीय कोशिका, बीसीसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास पाया जाता है ईसीसी, पहले नाम लिखते हैं फिर इसके बारे में पहचान बताएंगे। ईसीसी बहुत ही फेमस कॉलेज है इलाहाबाद का, पूरे इंडिया में 4 ही कॉलेज हैं, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें अगर आप लोग बीएससी एमएससी करना चाहते हैं तो। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास तीसरा क्या पाया गया, ईसीसी, इसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ध्यान से सुनना। आइए सबसे पहले हम लोग एक के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु के आधार पे क्रिस्टल एक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्यूब बनाकर क्या करते हैं समझते हैं। अगला वाला अभी हम बताएंगे, लेंथ, भुजा की लंबाई तथा उनके इंटरफेसियल एंगल के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो आइए इंतजार करिए। आइए पहले इसको पढ़ते हैं। एससीसी क्या है? सबके अंदर देखना आपका क्या है? क्यूबिक। क्या है बोलो? क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक। आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले आप क्या बना लो, क्यूब बना लो सबके लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं एक तरफ से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, ये क्यूब बन रहा है भैया, बोलो क्यूब आपका सेंटर के थोड़ा ऊपर से फिर ऐसे बना लो, फिर ये आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया, ये भी क्यूब हो गया। ये हमने किसके लिए बना दिया, एफसीसी के लिए। आइए हम लोग इसी प्रकार बनाते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए बन गया। आइए इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी, आई बीसीसी, ये बीसीसी का हो गया। आइए लास्ट में हम लोग बनाते हैं ईसीसी का। दिखाई दे रहा होगा, ये हो हाँ दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा कुपचे में हो गया, तिरछा हो गया, बुरा ना मानना, दीपावली है। सुनो, अभी हमारे पास क्यूबिक बन गए, कितने क्यूब बन गए, 4। आओ सिंपल क्यूबिक किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान सुना, सिंपल क्यूबिक सेल किसके आधार पे हमने बांटा है, लैटिस पॉइंट, इसलिए इसमें हम किसको पढ़ेंगे, लैटिस पॉइंट। सिंपल क्यूबिक सेल यानी साधारण घनी कोशिका क्या होती हैं, ऐसी कोशिका, ऐसे घनी कोशिका जिसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण घनी कोशिका। यानी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर उपस्थित होने चाहिए, कॉर्नर पर उपस्थित होने चाहिए। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं बेटा, बोलो 8 पे कितने पाए जाते हैं, 8। आइए यहां पर टोटल 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पे जो पहली आपकी यूनिट सेल बनी है वो क्या है, एससीसी। एससीसी में सभी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके कहां पर उपस्थित हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे हैं, एससीसी में सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑल कॉर्नर, सभी कॉर्नर पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सुनो डेफिनेशन, साधारण घनी कोशिका में सभी जालक बिंदु सभी कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण घनी कोशिका कहते हैं। दूसरा हमारे पास पाया गया एफसीसी। एफसीसी में भी सभी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके कहां पर उपस्थित होंगे, आपके कॉर्नर पर, साथ ही साथ सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें आपके कहां पर उपस्थित होते हैं, फेस के सेंटर में उपस्थित होते हैं। अब देखिएगा कॉर्नर हो गया, देखो कॉर्नर वाले इसमें भी पाया गया, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, सभी में कॉर्नर वाला पाया जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं, क्योंकि ये सभी में उपस्थित होता है। ध्यान सुनना, ये ऊपर की 4 लाइनें देख रहे हो, कौन कौन सी, देखना मैं आप दिखा दे रहा हूं। ये ऊपर की 4 लाइनें यूं 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 मिल गया, इसके बीच में सेंटर पे कोई आपका क्या रख दो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ये क्या है, फेस का सेंटर है। फिर उसके बाद 4 लाइनें बगल से देखो, यहां से ये वाली लाइन, यहां से यहां तक, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, इसके बीच के सेंटर में, फलक के बीच के सेंटर में रख दो, कितना हो गया, 2। यहां पर ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये क्या हो गया, फेस का सेंटर हो गया। फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर ये भी क्या हो गया, फेस सेंटर। अब सुनो, एक आगे वाला फेस सेंटर होगा, एक इधर आगे वाला बना देते हैं, सॉरी एक आगे वाला बना देते हैं। आई
और एक किसके पीछे वाला। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां उपस्थित होंगे, तो एफसीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके दो स्थानों पे स्थित हो सकते हैं, ऑल कॉर्नर सभी कोनों पर, साथ ही साथ इड फेस सेंटर, किस पर भैया बोलो, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर पे भी क्या होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं ऑल कॉर्नर। अब बताओ कॉर्नर कितने होते हैं, 8, फेस कितने होते हैं, 6, तो फेस सेंटर भी कितने होंगे, 6। अब इसके बाद तीसरा हमारे पास आया बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पर उपस्थित होंगे, कहां पर, सभी कॉर्नर पर। साथ ही साथ इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर उपस्थित होता है, इसलिए इसे हम लोग बीसीसी कहते हैं। एक कहां पर उपस्थित होगा, बॉडी के सेंटर में उपस्थित होता है, कहां पर, बॉडी के सेंटर। अभी इस सब चीजों को मैं अपने मॉडल के द्वारा समझाऊंगा। सेंटर। अब अगला ये इड्स ईसीसी है, कुछ बच्चे इसे इड्स बोल देते हैं, इड्स नहीं बल्कि क्या है, इंड सेंटर्ड है। इंड सेंटर्ड में सभी पार्टिकल, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। साथ ही साथ इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट, दो और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दो अपोजिट फेस पर उपस्थित होते हैं। अपोजिट फेस का मतलब जैसे सामने वाला और इस सामने वाला, दो अपोजिट फेस। और अपोजिट फेस पे उपस्थित होने के कारण अल्टरनेट क्रम आता है। क्या होता है अल्टरनेट क्रम, इसमें ऑफलाइन क्लास में समझा सकता हूं, ऑनलाइन में बहुत कम, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान सुनना। जैसे एक सामने वाला क्या हो गया, फेस हो गया, उसमें मैंने ले गया एक एटम को घुसेड़ दिया, एक अपने पीछे वाले में एक एटम को क्या कर दिया, घुसेड़ दिया। अगर इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए एक चीज हमें खाली मिल गई। यहां से देखो सामने वाले से ऊपर छत पे जाओगे तो छत खाली है कि नहीं, खाली, इस पे कुछ रखा नहीं गया है। फिर इसको जोड़ोगे तो बीच में गैप मिला कि नहीं मिला, गैप मिला। फिर बगल से आओगे, बगल वाली दीवार से, बगल वाली दीवार में कुछ नहीं तो भी क्या मिला, गैप मिला। फिर पीछे आओगे, इधर से भी आओगे, इधर भी गैप मिलेगा, तब इस पे आओगे, नीचे से भी आओगे तब भी गैप मिलेगा, तब इधर आओगे। यानी अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, दो अपोजिट पे व्यवस्थित होते हैं। मान लीजिए ये एक अगल वाली, दूसरी कहां पर उपस्थित है, बगल वाली, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीसी। आइए देखते हैं, लिख लेते हैं। यहां पर कहां पर उपस्थित होगा, ऑल कॉर्नर, और कॉर्नर की संख्या कितनी होती है, 8, और प्लस साथ में बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर की संख्या कितनी होती है, 8। इसमें कहां पर उपस्थित होगा, ऑल कॉर्नर, सभी कोनों पर, कॉर्नर कितने हैं, 8, और उसके बाद बॉडी सेंटर नहीं बल्कि इड, अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। अपोजिट फेस कितने हैं बोलो, यहां पर 2 पाए जाएंगे। तो यहां पर टोटल इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे रखे गए हैं, 8 2 10, इसमें कितने 8 1 9, इसमें कितने 8 6 14, और इसमें कितने टोटल 8 पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट यूनिट सेल कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एससीसी जो सभी कॉर्नर पे उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, एससीसी। एफसीसी जो सभी कॉर्नर पे उपस्थित हो और साथ साथ सभी दीवार के बीचों बीच में उपस्थित हो, फेस के सेंटर में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी। और तीसरा बीसीसी सभी कॉर्नर पे उपस्थित हो और बॉडी के सेंटर में उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी कहते हैं। जैसे देखो ये क्या है, क्यूब है, क्यूब के बीचों बीच में उपस्थित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी। अगर आपके यहां पे आपका किसी फेस के सेंटर में उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी। उसके बाद इंड सेंटर, दो अपोजिट फेस, इसको समझना, ध्यान सुनो। एक फेस सामने वाला है, एक फेस बगल वाला। अब इसको मैं ऐसे कर, इस सामने वाले फेस में मैंने एक रख दिया, एक इधर वाला। अगर इसको मैं इधर दोनों को जोड़ना चाहूं, बीच में से न जोड़ के कहीं से जोड़ना चाहूं, तो ये इससे जाएंगे, फिर ऊपर वाला क्या मिलेगा, खाली, फिर ये वाला मिलेगा। तो इस प्रकार अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और टोटल ये क्या पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट यूनिट सेल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ
एक्सिस लेंथ यानी अक्ष की लंबाई और इंटर एक्सियल एंगल के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक्स द्वारा समझाएंगे। कर भला तो हो भला मेरा और तेरा। तब तक पढ़ते रहिए और उसके बाद रिवाइज करते रहिए, क्योंकि 6 नवंबर से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है और स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। दिवाली जैसे दीपों का त्योहार है और पूरे दिवाली में सब जगह प्रकाश होता है, इसलिए अपने फ्यूचर में प्रकाश लाने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है पढ़ाई। पढ़ाई में आप लोग तब महान बन सकते हैं जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। तो इसलिए आप रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। चलिए इसी के साथ जय हिंद, हैप्पी दिवाली।